मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एल्कीन के बनाने की मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होता है या कौन कौन सी मेथड्स अपन यूज में लेते हैं। तो एल्कीन की जब बनाने की मेथड देखते हैं तो एल्कीन बनाने की जो मैक्सिमम जो मेथड है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस के द्वारा संपन्न होती है। यानी अधिकांश में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन संपन्न होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिनके अंदर क्या होता है कि जो दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से दो परमाणु या समूह का एलिमिनेट होकर के अणु में अनसैचुरेशन पैदा करता है, वो कहलाती है विलोपन रिएक्शन, जिसको अपन बीटा विलोपन रिएक्शन या फिर 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है कि कार्बन पे दो समूह जुड़े हुए हैं X और Y। ये दोनों समूह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जब ये दोनों एलिमिनेट होंगे तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, अनसैचुरेशन आ जाता है। यानी दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से किसी समूह का निष्कासन होना, यानी वहाँ से विलोपन होना और वहाँ पर अनसैचुरेशन आ जाना विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड टूट करके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, एक पाई बॉन्ड में। ये दो निकटवर्ती है तो इसको अपन 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं एल्कीन के बनाने की मेथड, वो है एल्कोहलों के डिहाइड्रेशन से। यानी एल्कोहल का जब अपन डिहाइड्रेशन करवाते हैं, H2O का मॉलिक्यूल का निष्कासित करते हैं एल्कोहल से, तो उसमें क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और ये डिहाइड्रेशन जो होता है वह प्रबल अम्लों की उपस्थिति में करवाया जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल, जब इनके साथ इनको गर्म करते हैं, यानी कि अल्कोहल को प्रबल सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, तो अल्कोहल से जल के अणु का निष्कासन होता है और जिससे क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार है कि जो लुईस अम्ल, एल्यूमिना है, इनका उपयोग वेपर फेज के वाले डिहाइड्रेशन में किया जाता है। यानी वाष्प अवस्था में है कोई अपने पास रिएक्टेंट, तो उसका लुईस अम्ल या फिर एल्यूमिना की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन किया जाता है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले रखा है कि RCH2CH2OH, जब इसका अम्लीय माध्यम में सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से एक H2O मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है और साथ में H2O मॉलिक्यूल का निष्कासन और साथ में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इन एल्कीन की रिएक्टिविटी, यानी जो भी एल्कोहल अपन लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिनका निर्जलीकरण करवाते हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वह उसकी संरचना स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। तो रिएक्टिविटी का जब क्रम देखते हैं इसमें, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और ये जो इनकी स्ट्रॉन्ग होने का जो क्रम है वो इनकी मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। यानी कि जब अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाया जाता है तो उसके इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और वो जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि इसमें कौन सा इजीली कार्बोकेटाइन बनता है, तो जितना इजीली कार्बोकेटाइन बनेगा वह उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर क्या होता है कि कार्बोकेटाइन आसानी से बन जाता है, यानी यहाँ से H2O आसानी से निष्कासित होता है और आसानी से कार्बोकेटाइन बनता है, जिससे 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो होती है वह सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों अल्कोहल का जब निर्जलीकरण करवाते हैं तो निर्जलीकरण करवाने पर ये देखते हैं कि जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल होता है, उसका निर्जलीकरण जो होता है वह कठिनाई से होता है, क्योंकि इसमें निर्जलीकरण में 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जबकि 2 डिग्री, 3 डिग्री की ओर जाते हैं तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ही अभिक्रिया दे देता है। तो तृतीयक अल्कोहल जो है, टर्सरी अल्कोहल जो है, वह आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जबकि 1 डिग्री के अंदर बहुत मुश्किल से डिहाइड्रेशन होता
है। नेक्स्ट अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एल्कोहल का प्रोटीनीकरण होता है, यानी अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो सबसे पहले अम्ल H+ आयन जो होगा वह OH समूह से आकर के जुड़ेगा, तो यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह को इसमें प्रोटोनेशन होता है। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन यहाँ से रिमूव हो जाता है H2O के रूप में, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एल्कोहल का प्रोटोनेशन, और सेकंड में वहाँ से H2O निष्कासित होता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। और जो सेकंड स्टेप होता है वह धीमी गति से होता है, यानी कि उसकी मंद गति से होता है, और जो धीमा पद होता है वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन से प्रोटॉन का पृथक्करण होता है, और प्रोटॉन का पृथक्करण होने पर उसमें क्या आ जाता है, अनसेचुरेशन या असंतृप्तता आ जाती है, और ये होता है तीव्र गति से होता है। तो जो एल्कोहल के निर्जलीकरण की प्रक्रिया है वह 3 पदों में होती है। फर्स्ट एल्कोहल का प्रोटोनेशन, सेकंड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, और थर्ड होता है कार्बोकेटाइन से प्रोटॉन का निष्कासन। और सेकंड स्टेप में इसका जो है वो है स्लो स्टेप है, और जिसको अपन क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि इस पद के अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन से एल्कोहल के निर्जलीकरण क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो पीछे हमने देखा था कि रिएक्टिविटी, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा वह ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसमें से OH इजीली निकल जाएगा और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो एल्कोहल की जो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की जो सुगमता है वह कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इसी कारण क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी जो है 2 डिग्री से ज़्यादा और 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं इनकी रीजियो सिलेक्टिविटी के बारे में, या स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन के बारे में स्टडी करते हैं। जब इनकी रीजियो सिलेक्टिविटी या स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन, रीजियो सिलेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है जिसके अंदर 2 या अधिक आइसोमर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वास्तव में उसमें एक प्रोडक्ट जो होता है वह अधिकता में बनता है, तो इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, रीजियो सिलेक्टिविटी कहा जाता है, या फिर इसको अपन कहते हैं रीजियो सिलेक्टिव आइसोमर कहते हैं। यानी जो अधिकता में बनता है या जो मेन प्रोडक्ट जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, रीजियो सिलेक्टिव आइसोमर कहते हैं, और इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, रीजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं। तो एल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है, उस एल्कोहल के निर्जलीकरण में जब सिलेक्टिविटी को अपन सेटजेप रूल के आधार पर समझाया जा सकता है। सेटजेप रूल इम्पोर्टेंट रूल है, इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो सेटजेप रूल के बारे में जब अपन स्टडी करते हैं तो सेटजेप रूल ये कहता है कि अगर अपन सम्मित एल्कोहल लेते हैं तब तो उसमें किसी भी प्रकार से निर्जलीकरण हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर असम्मित अपन एल्कोहल लेते हैं, जैसे द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल लेते हैं, तो अगर असम्मित एल्कोहल है और उस असम्मित एल्कोहल का अपन डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन क्या होता है, 2 प्रकार से होता है, जिसमें क्या होता है कि आइसोमर एल्किनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया 2 ब्यूटेनॉल है, 2 ब्यूटेनॉल है, इसमें भी 2 ब्यूटेनॉल और इसमें भी 2 ब्यूटेनॉल, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 नंबर पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह जुड़ा हुआ है। अब इस OH समूह के इधर 1 डिग्री कार्बन पे और इधर ये वाला 2 डिग्री कार्बन, इन दोनों पास निकटवर्ती वाले कार्बन के हाइड्रोजन की बात करें तो सेटजेप रूल क्या कहता है कि उधर से हाइड्रोजन का निष्कासन या वो मुख्य उत्पाद बनता है या वह एल्कीन जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु की पर अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हुए हों, वह मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो सेटजेप के अकॉर्डिंग ये होगा कि जिस एल्कीन से अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए हों वह क्या होगी, मेन प्रोडक्ट,
तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन इसमें से निष्कासित होता है तो मुख्य प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है, और इधर वाले सीरे वाले का एल्किल समूह से हाइड्रोजन निष्कासित होता है तो इसमें क्या होता है, 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है। और सेजेप रूल के अकॉर्डिंग 2 ब्यूटीन जो होता है वह मेजर प्रोडक्ट होता है या मेन प्रोडक्ट होता है, जिसको अपन सेजेप रूल के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। यानी कि इसमें मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हालांकि बनेंगे दोनों आइसोमर, लेकिन उनकी अमाउंट अलग अलग प्राप्त होगी। यानी 80% 2 ब्यूटीन है तो 20% अपने पास क्या आ गया, 1 ब्यूटीन। तो अगर अधिक स्थायी एल्कीन का अधिकता में बनना ही क्या होता है, सेजेप के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि सेजेप के रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है वहाँ से हाइड्रोजन के विलोपन को प्राथमिकता होती है। या तो यूँ कह सकते हैं या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर अधिक संख्या में एल्किल समूह उपस्थित हो। दोनों एक ही चीज़ है। तो ये था अपना सेजेप रूल। सेजेप रूल के अकॉर्डिंग अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अगर असम्मित एल्कोहल है तो उसमें मेन प्रोडक्ट कौन सा बनता है। नेक्स्ट आता है कि कई बार क्या होता है कि जब एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो उसमें रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, और उस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से अपन सोचते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत प्रोडक्ट जो होता है, एल्कीन जो होती है, वह अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। और ऐसा इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के कारण होता है। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जो है वह 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो 1,2 शिफ्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें 1,2 एल्किल शिफ्ट हो सकता है, या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। फर्स्ट अपन लेते हैं 1,2 एल्किल शिफ्ट। जब 1,2 एल्किल शिफ्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने ले लिया 3,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटेनॉल। तो 3,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटेनॉल में अपन ने देखा कि 2 डिग्री एल्कोहल अपने पास है। जब इसकी फास्फोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में वही प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा कि इसमें अपन ने देख लिया कि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक तो कौन सा है, 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटीन, ये मेन प्रोडक्ट। दूसरा हो गया 2,3 डाईमेथिल 1 ब्यूटीन। तो 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटीन जो है मुख्य प्रोडक्ट है। अब इसकी अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें कि इसमें इस प्रोडक्ट का, मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब अपन लेंगे 3,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटेनॉल लेते हैं, जब इसकी फर्स्ट स्टेप में अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोटोनेशन होगा और H2 का निष्कासन होगा, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है 1,2 एल्किल शिफ्ट, यानी इस CH3 समूह शिफ्ट हो रहा है। तो 1,2 एल्काइल शिफ्ट बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, 1,2 एल्काइल शिफ्ट। और 1,2 एल्काइल शिफ्ट होते ही इधर कौन सा कार्बोकेटाइन प्राप्त हो रहा है अपने को, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। एक बात इसमें यह है कि एल्काइल शिफ्ट तभी पॉसिबल है जब उसमें पहले से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता हो। अगर उससे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कभी भी एल्काइल शिफ्ट नहीं होगा। अब इसमें पहले 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अब क्या हो गया 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास 2 पॉसिबिलिटी है जो कि सेजेप रूल के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि कौन सा मेन प्रोडक्ट बनेगा। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास एक तो ये वाला हाइड्रोजन है और एक ये वाला हाइड्रोजन। जब इसकी अपन लास्ट में इसमें डीप प्रोटॉन का पृथक्करण करवाते हैं, यानी कि कार्बोकेटाइन से प्रोटॉन का निष्कासन करवाते हैं, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। सेजेप कहता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें अधिक एल्किल समूह प्रतिस्थापित जुड़े हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटीन जो है वह मेन प्रोडक्ट होगा सेजेप रूल के अकॉर्डिंग, और ये क्या हो गया स्मॉल अमाउंट में या कम मात्रा में अपने को प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार ये क्या हो गया 1,2 एल्काइल शिफ्ट, यानी कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के द्वारा भी उसमें प्रोडक्ट जो हो सकते हैं वह एल्कीन की जो मात्रा हो सकती है वह कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट जो है शिफ्ट है वो है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि हाइड्राइड का शिफ्ट होता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसे अपन लेते हैं कि 3-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल है अपने पास। जब 3-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल की अभिक्रिया अपन अम्लीय माध्यम में करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में अपने को 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, यानी इस CH2 समूह से एक H- आयन कहाँ चला जाएगा CH2 के पास, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होते ही ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वह फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट देता है और वह 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल जाता है। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का अपन कार्बोकेटाइन से प्रोटॉन का निष्कासन करते हैं तो अपने पास सेजेब के अकॉर्डिंग एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मेजर प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 2-मेथिल-2-ब्यूटीन, और जो माइनर प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2-मेथिल-1-ब्यूटीन। तो ये थी अपनी एल्कीन के फॉर्मेशन की फर्स्ट मेथड एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, जिसमें अपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी क्रियाशीलता के बारे में देखा और उनकी मैकेनिज्म के बारे में, तथा सेजेब रूल और उसके मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी की।